नमस्कार, आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। मैं हूं दिग्विजय। एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय के साथ आज आप सभी लोगों के सामने, और वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कितनी होनी चाहिए और कितनी मर्यादाएं उस पर लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े जो लोग हैं और जिनको अच्छी खासी समझ है इन तमाम बारीकियों की, वो लोग भी कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं। और ऐसा ही केस इन दिनों चर्चित है। प्रशांत भूषण जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसके ऊपर निर्णय की बहुत सारी संभावनाएं थी कि जल्दी निर्णय आ जाएगा, लेकिन निर्णय अभी तक नहीं आया है पूरी तरीके से। तो उस केस और ये जो विषय है फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये जो विषय है बड़ा जटिल विषय है, लेकिन इस जटिल विषय को सरलता से समझने के लिए और जो तमाम प्रश्न आप सभी लोगों के मन में है, मैं वो पूछने की कोशिश करूंगा। और इसके लिए मेरे साथ दो विशेषज्ञ, एक तरीके से मैं कहूं कि तकनीकी और कानूनी विषयों को जानने और समझने वाले दो व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दे। मेरे साथ मौजूद हैं पीयूष पुष्कर ठाकुर जी, एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इनके बारे में एक लंबा करियर है इनका। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो है लॉ फैकल्टी से इन्होंने LLB और LLM किया हुआ है, और ये अभी जो है कि अपना लॉ फर्म चलाते हैं T&S एसोसिएट्स के नाम से। और ये अभी जो है स्पोक्स पर्सन है BJYM यूथ विंग ऑफ बीजेपी दिल्ली के। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो है राजा चौधरी। राजा चौधरी की एक बुक है, किताब है जो कि बड़ी प्रसिद्ध है, अयोध्या। उसको आप लोग पढ़ें, अयोध्या नाम की किताब इन्होंने लिखी है। इसके अलावा ये जो है बुनियाद सिविल सर्विस सोसाइटी के फाउंडर भी हैं, और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, ये प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे। तो काफी अच्छा खासा अनुभव है इन दोनों व्यक्तियों के पास। शुरू करते हैं इस चर्चा को। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है पीयूष जी से है कि आप जरा इसको बता दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाती है, और ये जो विषय चल रहा है उसको थोड़ा सा ओपन कर दें, समझा दें, संक्षेप में समझा दें। उसके बाद हम विषय के ऊपर जो सवाल है उसको लेते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके दो पक्षों को देखूंगा। जो एक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष और दूसरा है सामाजिक पक्ष। क्योंकि दरअसल ये पूरा विषय जो उठा है वो दरअसल इसलिए उठा है क्योंकि प्रशांत भूषण और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कहा है कि प्रशांत भूषण कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है कि वो कुछ भी ट्वीट कर देंगे और वो फिर ऐसे ही मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड चला जाएगा। जब भी वो कहते हैं, कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसका एक वाइडर इम्प्लीकेशन है, वाइडर इम्पैक्ट है, मतलब एक बड़ा सामाजिक प्रभाव उसका होता है। इसलिए मैं इसका दो आयाम को समझाता हूँ। सबसे पहला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है, जो संवैधानिक इसका पक्ष है, वो ये है कि भाई एक देश में हम चूंकि स्वतंत्र देश में है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो निश्चित रूप से इसमें हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसी फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, जो आर्टिकल 19(1)(a) से आपको मिलता है। अब यह है, उसके लिए फिर रेस्ट्रिक्शन भी उतनी ही है। अगर आप देखेंगे कि जो फ्रीडम में मिले हुए हैं उसके फिर 19 सब क्लॉज 2 में उसका रेस्ट्रिक्शन भी है, और अलग अलग उसके लिए चीजें बताई गई हैं कि किस किस केस में इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। जहां तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सवाल है, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात है, क्योंकि देखिए हर एक इंस्टीट्यूशन जो डेमोक्रेसी में है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो विदाउट इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर विदाउट इंस्टीट्यूशन अगर होने लगे तो फिर वो ऑटोक्रेसी हो सकता है, वो मोबोक्रेसी हो सकता है। तो इंस्टीट्यूशन का रहना आवश्यक है, और इसलिए वहां पर इंस्टीट्यूशन की गरिमा बनाए रखना हर एक नागरिक का कर्तव्य भी है। अब क्या है कि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ अगर पास करती है, एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन होता है, इवेंचुअली हम जुडिशरी को लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे देखते हैं। तो इसीलिए उसकी गरिमा और साथ ही साथ जुडिशियरी को लेके जनता के मन में विश्वास, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कल अगर जनता का अगर विश्वास अगर जुडिशियरी से अगर उठ जाए तो ऐसा हो सकता है कि इस देश में सिविल वॉर की स्थिति आ जाए। अब मैं आता हूं इसके दूसरे पक्ष पे
देखिए क्या है, इस देश में एक ऐसा वर्ग एक डेवलप हो गया है, एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया है जो कि समझता है कि वो पावर और सत्ता में नहीं आ सकता है, इसलिए इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से पावर को ग्रैब करें। और इसलिए आप उनका दो तरफा आर्गुमेंट देखेंगे। आप वही लोग अर्णब गोस्वामी के केस में अगर सुप्रीम कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेती है कि कोई बात नहीं, हम तुरंत सुनेंगे मैटर को क्योंकि मैटर अर्जेंट है, व्यक्ति अरेस्ट हो सकता है, और हम सभी जानते हैं कि अरेस्ट होना एक आपके फंडामेंटल राइट को तुरंत वायलेट करता है। तो फिर यही लोग बोलते हैं कि भाई इतने मैटर पेंडिंग है, अर्णब गोस्वामी के मैटर को कैसे ले सकते हो? फिर वही व्यक्ति, मैं नाम ले लेता हूँ विनोद दुआ जी का, वही विनोद दुआ जी फिर उनके जब आता है तो फिर वो आके कोर्ट उनके भी मैटर में तुरंत ही कॉग्निजेंस लेती है, लेकिन फिर उन्हें याद नहीं रहता है। आप फिर यह ऐसा ही केस याद कीजिए हर्ष मंदर का। यही हर्ष मंदर जो बाहर रह के ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास मत करो, जनता को बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास मत करो, जो निर्णय लेना है खुद निर्णय। और यही फिर हर्ष मंदर भाग्य सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि आप हमें बचाओ नहीं तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो दरअसल ये पूरा एक सिंडिकेट है। बाकी मैं प्रशांत भूषण केस के जब आप अभी डिबेट के मतलब और जब इसके परत खुलेंगे मैं उसके पूरे मेरिट पे आऊंगा, वो उसका पूरा केस क्या है और किस हिसाब से बाहरी ताकतें को किस तरह से इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है इंटरफेयर करने के लिए। और निश्चित रूप से ये देश में भी एक संकट की एक स्थिति है जो कि बाहरी ताकतें, विदेशी ताकतें इंटरवीन कर रही है और वो बोल रही है कि ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो राजा चौधरी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना अभी पूछना चाह रहा हूं कि एक सामाजिक प्रभाव है एक व्यक्ति का, वो व्यक्ति अगर कोई बात कहता है और उसका एक निश्चित तौर पर सामाजिक प्रभाव है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, राजनेता हो, या फिर बड़े बड़े प्रसिद्ध बुद्धिजीवी हो, इतिहासकार हो, या फिर वकील की ही बात ले ली जाए। जब वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा PIL उनके द्वारा फाइल की जाती है, वो उन लोगों की आवाज उठाते हैं जो नहीं, जिनकी आवाज नहीं पहुंच पाती है। ऐसे व्यक्ति का क्या बयान साधारण बयान लगता है? क्या आम व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान लगता है? सबसे पहले तो द्विवेदी जी आपका बहुत बहुत मतलब धन्यवाद। देखिए, सवाल ये है कि प्रशांत जी ने इस बातें को उठाया है और प्रशांत जी बिल्कुल एक रेप्यूटेड व्यक्ति है, तो मुझे मतलब इसको एक संदर्भ के तहत मुझे समझाना होगा कि देखिए, इंडियन जो डेमोक्रेसी है तो उस इंडियन डेमोक्रेसी का जो 3 पिलर है उसमें से जुडिशरी भी है, और मुझे लगता है कि प्रशांत जी इस बात को मानते हैं और जुडिशरी में बिलीव करते हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति का मतलब अगर डेमोक्रेसी में बिलीव है तो और वो खुल के बोलता है तो उनको मतलब एक तरीके से हमको ये लगता है कि ये बातें कहनी चाहिए और मतलब हम लोग को जोर से कहनी चाहिए कि वो व्यक्ति पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करता है और जुडिशरी में बिलीव करता है, इस बात को वो जोर से बोलते हैं। तो अगर फिर दूसरा पक्ष आता है कि क्या इतना होने के बावजूद, इतना जोर से कहने के बाद, क्या उनका एक्शन एंटी पार्लियामेंट्री है या एंटी जुडिशरी है, बात यहाँ पे उठ करके आती है। तो उनके पूरे प्रीवियस एक्शन को जज किया जाएगा कि इतने दिनों जब उनका इतना बहुत मतलब एक ओल्डर सिटीजन भी है और जुडिशरी में उनका बड़ा स्ट्रगल है, तो मुझे ये भी लगता है कि उनका पूरे स्ट्रगल को अगर पूरा जांचेंगे, परखेंगे और समझेंगे तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और जुडिशरी में बड़ा विश्वास जताया है। तो उस लिहाज से अगर कोई क्रिटिसिज्म करते भी है किसी जुडिशरी को लेकर के, तो अगर वो डिसेंट किसी बात को रखते भी है और वो प्रोसीजरल डिसेंट रखते हैं, किसी बात को प्रोसीजरल डिसेंट रखते हैं, तो उस बात की परखनी होनी चाहिए, जांच परखनी होना चाहिए। जी नहीं, मैं आप जो बात कह रहे हैं वो तो सब मानते हैं कि जुडिशरी में सबका विश्वास है, लोकतंत्र में सबका विश्वास है, लेकिन एक जिम्मेदार और एक प्रभाव रखने वाले व्यक्तित्व के तौर पर जब वो ये कहते हैं कि पिछले 4 जज जो हुए हैं, पिछले 4 सुप्रीम कोर्ट के जज लोकतंत्र को खत्म करने में उन्होंने सहयोग दिया है, तो इस तरीके का बयान एक पूरी की पूरी लोकतांत्रिक संस्था को ही खत्म करने, उसकी गरिमा को, उसके अंदर लोगों का विश्वास खत्म करने का काम नहीं करता है। देखिए, इसमें 2 ट्यूट है। मतलब अगर आप पूरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करेंगे तो इसमें एक पहला तो उन्होंने जो जिस समय लॉकडाउन हुआ था और कोविड की सिचुएशन से हम लोग देख भी रहे थे, उस चीज को अच्छी तरीके भली बात जानते रहे थे कि पूरा देश एक तरीके से माइग्रेशन के इशू से जूझ रहा था। उस समय जो
हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसपे सब व्यक्ति का विश्वास है, तो वहां से होप हो रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और सरकार कहीं पर अगर कमजोर हो रही है तो हमें कोर्ट से कुछ अच्छे फैसले की उम्मीद आने की कोशिश कर रहा है। तो इसको दो पक्षों में देखिए कि वो एक तरीके से ये कह भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छा उम्मीद है हमको, और दूसरी तरफ से वो एक्शन वाइज एक फैक्ट लेके आ रहे हैं कि जो पिछले 4 जजेस जो हुए हैं वो इंडियन डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, इमरजेंसी जैसा फैसला को लेके आ रहे हैं। तो इस बात पे मतलब आप देखेंगे कि खूब डिबेट हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी डिबेट हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जजेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, किसी भी जजेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। अगर जजेस का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है तो मुझे लगता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आप सेक्शन 16 के अंदर में देखेंगे कि आप मेरिट के बेसिस पे किसी भी जज का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ये आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर में सेक्शन 16 के अंदर जो फेयर कमेंट करते हैं वो आपको अलाउड करता है। हाँ, लेकिन इस बात को भी अच्छे तरीके से परखने की जरूरत है। और मुझे दो बात, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कहनी है कि जो एक्शंस है उनका, मतलब जो 4 जजेस का जो स्टेटमेंट है, इससे पहले भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है अगर उन्होंने, तो उनको मतलब उन पे जिस तरीके से, मतलब जिस तरीके से कोर्ट ने एक्शन लिया है, जिस तरीके से कोर्ट कह रही है, तो उसको उसके मेरिट को भी समझना जरूरी है। अगर मतलब अगर उनको लगता है कि कहाँ कहाँ इससे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का वायलेशन हो सकता है, इस बात पे शायद इसके मेरिट पे बहुत कम चर्चा हो रही है। सिर्फ हम एक 4 जजेस का फैक्ट लेकर के आ रहे हैं, ये इतना काफी नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलग है इंस्टीट्यूशन, और उसके अंदर में काम करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अलग है, उनका हम किसी बेसिस पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। जी ठीक है। पीयूष जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे राजा जी कह रहे हैं कि कोर्ट अलग है और कोर्ट के अंदर काम करने वाले लोग अलग हैं, लेकिन जब हम कोर्ट की गरिमा की बात करते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन की गरिमा या उसकी महत्वता, उसने कैसे अपनी गरिमा को बढ़ाया, अपने इंपॉर्टेंस को बढ़ाया लोकतंत्र में, तो हम ये मानते हैं कि उसके अंदर काम करने वाले लोग ही जिम्मेदार हैं। मसलन आप इलेक्शन कमीशन का उदाहरण ले लीजिए। सेशन साहब से, टीएन सेशन साहब से पहले ऐसा लगता था कि इलेक्शन कमीशन ऐसी कमजोर नामक संस्था है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने पावर का इस्तेमाल किया और तो इलेक्शन कमीशन लगा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन हमें कोई संस्था है, ठीक है, तो व्यक्ति ही उस इंस्टीट्यूशन को बढ़ा रहा है, उसको समृद्ध कर रहा है, मजबूत कर रहा है। लेकिन जब आप उन्हीं व्यक्तियों पर आरोप लगाना शुरू करते हैं तो यह स्वतः होता है कि आप उस इंस्टीट्यूशन को ही गिरा रहे हैं। इस बात को संदर्भित करते हुए आप राजा चौधरी की बात का जवाब दें, और जो मैंने कहा उस पर भी। देखिए, एक बहुत फेमस लाइन है कि क्या कहा जाता है कि जब भी कोई स्थिति विपरीत हो तो किसी भी चीज के पीछे आप जाके छुप सकते हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि हाइडिंग बिहाइंड अ लैम्प पोस्ट लाइक अ वेट कैट। तो क्या है कि अब एक चीज बताइए, अगर मैं बोलूं कि चीफ जस्टिस बिक गया है, तो क्या ये साबित नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट बिक गई है? एक बार इनका फर्स्ट आप ट्वीट पढ़िए, मैं फर्स्ट ट्वीट आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना देता हूं, और इसका फिर मतलब आप देखिए क्या है। ये प्रशांत भूषण लिखते हैं, सीजीआई राइट्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ बीजेपी लीडर एट राजभवन। देखिए, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 50 लाख का एक तो बाइक जो कि बीजेपी नेता रखता है, और वो राजभवन में उस पर चढ़े हुए हैं, नागपुर विदाउट अ मास्क और हेलमेट at a time when he keeps the Supreme Court in lockdown mode, denying citizens their fundamental rights to access justice। इसका सीधा मतलब ये है कि ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी के मेंबर हैं, और इसलिए वो वहां पर जाके बीजेपी के मेंबर के उस बाइक पे वो चढ़ के आनंद ले रहे हैं, और वो भी तब जब वो डिनाई कर रहे हैं बाकी पूरे देश के लोगों को फंडामेंटल राइट डिनाई कर रहे हैं, लॉकडाउन मोड में रखा हुआ है, बाकी अपने कुछ घूम रहे हैं। इसका देखिए वाइडेड इंप्लीकेशन है। जनता के मन में आप ये संदेह पैदा करना चाह रहे हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन की ही तो बात है ना भाई। एक जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कर रहा है ना, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी काम धाम नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के एजेंट बन के बैठी हुई है, और दरअसल जब हम लोग वहां पर जा रहे हैं तो फिर वो हमें जस्टिस नहीं दे रही है। अब देखिए, इसमें जो तर्क दिया गया कि माइग्रेशन का इशू, एक बात सुप्रीम कोर्ट क्या करती, सुप्रीम कोर्ट बोलती कि ठीक है, कल से मैं यहाँ पर बाहर में टेंट लगा देता हूँ, जितने भी लोग बाहर घूम रहे हैं सब लोग आके और यहाँ पर आराम से आराम कीजिए कि हम अरेंजमेंट करवा देते हैं। अरे सिंपल सी बात है, ये बेसिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। और हम जब डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, हमारे देश में भले ही वो क्लियर कट नहीं है, लेकिन इसके
बावजूद भी इतना तो डिवीजन ऑफ पावर है ही कि दिख सके कि क्या डिवीजन ऑफ पावर है। तो पावर ऑफ पर्स जो है वो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के पास है, पावर ऑफ शॉर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास है। तो भाई जब धन नहीं है, ताकत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे? और सुप्रीम कोर्ट तो बार बार चीजें देख ही रही थी ना कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में थी। अब उसका देखिए, मैं 2-3 आपको एग्जांपल देता हूं, सिर्फ इसी केस से नहीं, इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में भी देखा जाना चाहिए। आप देखिए राफेल का इशू, इतना ज्यादा इन लोगों ने है तबाह मचाया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ अन्याय हो गया, राफेल में भारी चोरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जबकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग जो है ये कंप्लीट पार्लियामेंट के पास है और उसको एग्जीक्यूटिव ही देखती है, एग्जीक्यूटिव डोमेन की चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, अभी एनडीए की गवर्नमेंट हो या पहले यूपीए की गवर्नमेंट रही हो, आगे हो सकता है और किसी तीसरे की गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन हर को, जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, सभी को जुडिशियल रिस्ट्रेन या कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेन जिसे हम बोलते हैं वो मानना चाहिए। अब आप देखिए कि राफेल में सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह का कुछ नहीं करना चाहिए था, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं। सील्ड कवर में उसने गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप सबमिट करो कि क्या आपने कैसे खरीदा है। गवर्नमेंट ने सबमिट किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं पाया। अब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं विश्वास करके, सुप्रीम कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर नहीं करती है, तो फिर हायतवाब मचाइए कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट बिक गई है, जज बिक गए हैं, सब बिक गया है। मैं आपको कल का ऑर्डर एक बताता हूं, बहुत दिनों की बात नहीं है, कल का एक ऑर्डर है। सुदर्शन न्यूज पे एक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होना था, हम सभी को विदित है। दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने उस पर स्टे लगा दिया कि भाई 7 तारीख तक इंटरिम स्टे है, आप तब तक इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सेम एप्लीकेशन फाइल हुआ था। ये बात अलग है कि वो लोग जुडिशियल एडवेंचरिज्म के चक्कर में खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मरवा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम ऐसा कोई भी स्टे नहीं दे सकते हैं। वो डिवीजन बेंच का ऑर्डर था। बेंच का जज का नाम सुन लीजिए, अगर हो सकता है अगर कोई दूसरे जज होते तो ये लोग आरोप लगा देते कि वो तो जज तो बीजेपी के ही लोग हैं। उसमें जज जो है वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं और दूसरे केएम जोसेफ हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में धर्म के आधार पर विच्छेद नहीं किया जाता है, लेकिन तब भी हम जानते हैं केएम जोसेफ जी का रिलीजन क्या है और जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट किस तरह से आता रहा, ये भी हम सभी को विदित है। इसके बावजूद वो स्टे ऑर्डर उन्होंने देने से मना कर दिया। अगर मान लीजिए कल सुदर्शन, ये अच्छा हुआ कि सुदर्शन न्यूज चैनल ने मान लीजिए अपना ब्रॉडकास्ट नहीं किया, लेकिन अगर वो कल कर दिया अगर होता तो फिर ये लोग यही बोलते कि सुप्रीम कोर्ट बिक गई है। भाई साहब, कब तक आप अपने फायदे के लिए और कब तक आप ये चाहे, देखिए क्या है, एक ह्यूमिलेशन एक चीज है कि हमें हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि अगर हमारे अगेंस्ट भी कोई ऑर्डर होता है, अगर अगेंस्ट भी अगर जाता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम भी कोर्ट में अपियर होते हैं, ऐसा भी होता है कि हमारे अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है, लेकिन यही तो, इसी से तो जुडिशरी चलेगी ना, इसी से देश चलता है। हम हर समय अपने हिसाब से एक व्यक्ति के विचार से देश नहीं चल सकता है। तो निश्चित रूप से जो ये सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। प्रशांत भूषण का अपना क्या मानना है, उनका अपना मानना हो सकता है, लेकिन जब वो इस तरह से डायरेक्टली ओपन जो रिमार्क देते हैं, अरे इस देश में नंबूद्रीपाद को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किया गया है, कल्याण सिंह को किया गया है, और आप देखिए बाकी लोग कोई इस तरह की नौटंकी नहीं करते हैं, लेकिन यही बात इन्हीं के एक मित्र है अरुंधति रॉय, इन दोनों के अगेंस्ट कंटेम्प्ट जब मूव किया गया और कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो ये लोग धरने पे बैठ गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। क्या ये तरीका है सब डेमोक्रेसी में कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में? जी, इसके बाद एक अगला प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है जिसके ऊपर मैं राजा चौधरी और आपका भी विचार जानना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी लोकतंत्र का एक बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का जो अधिकार है, जो सबसे बड़ी उसकी जो हम कहते हैं अभिभावक है, वो है न्यायपालिका। लेकिन जब न्यायपालिका के ऊपर ही ये आरोप लगा दिया जाए कि वो लोकतंत्र को खत्म करने में शामिल है और लोकतंत्र को हानि पहुंचा रही है, उसके जजेस भ्रष्ट हैं, तमाम उसकी कार्यप्रणालियों पर भी सवाल उठा दिया जाए, तो ये कहां तक हो पाएगा कि न्यायपालिका जो कि लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षक है वो अपना काम सही से कर पाएगी? और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या लोग अब उस लोकतंत्र की जो रक्षक न्यायपालिका है उसके अंदर विश्वास रखेंगे? पीयूष जी आप जवाब दें, उसके बाद राजा चौधरी से इस पर जवाब लेंगे। आपने लास्ट लाइन क्या कहा है? मैंने ये कहा कि अगर ऐसे सवाल उठा दिए जाते हैं, क्योंकि वो विचार और अभिव्यक्ति की रक्षा करने वाली है, लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था, लेकिन जब उसकी क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं तो क्या जनता उसके अंदर विश्वास रखेगी अब, जैसे उसका पहले अभी तक विश्वास बना हुआ है?
क्या लोगों के मन में शक नहीं पैदा होगा कि ये भी तो बिकी हुई है, हम जाए कहाँ? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, और इसलिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो दरअसल प्रोविजन जो है ना, ये इसलिए है ही क्योंकि आप जब जनता के मन में अविश्वास पैदा कर देंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट। अब सिंपल सी बात है, देखिए इसको मैं दो चीज से आपको जोड़ के बताता हूँ। बहुत ज्यादा सेक्शन 124A की भी चर्चा चल रही थी कि भाई क्यों हम अगर स्टेट के अगेंस्ट अगर हम कुछ भी अगर अपोज अगर करते हैं तो क्यों तुरंत सेक्शन 124A लगा दिया जाता है। वहां भी यही तर्क है, क्योंकि उस टाइम तो सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करने लगी है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, फ्रीडम है, बोलने दो। लेकिन फिर जब अपने पे आता है तब उन्हें दिक्कत हो जाती है। दरअसल हर एक इंस्टीट्यूशन की मर्यादा रहनी चाहिए, और इसलिए सेक्शन 124A का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि भाई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के आप अगेंस्ट ये बोल रहे हो। यहाँ पर कुछ नेता ऐसे बोलते हुए सुने जाते हैं, अरे उनको तो 31% वोट मिला हुआ है। भाई 31% जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, तो इसमें जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसको 31% वोट मिला हुआ है या 1% वोट मिला हुआ है। किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 ही व्यक्ति अगर वोट करने के लिए जाए और उसमें 2 वोट एक व्यक्ति को मिले और दूसरे को 1 मिले, तो ऑफकोर्स जो व्यक्ति 2 वोट पाएगा वो जीतेगा। लेकिन तब आप सिस्टम पे प्रश्न कर देंगे कि भाई नहीं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्योंकि वो मात्र 0.1% वोट लेके आया हुआ है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो निश्चित रूप से जो इस तरह के जो बार बार आरोप लगाए जाते हैं, देखिए, और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले लगातार ट्रेंड रहा। चीफ इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाया गया, पूरे इलेक्शन कमीशन को पहले बोला गया कि भाई इलेक्शन कमीशन बिक चुकी है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर को बोला गया कि ये भी बिक चुका है। कैग को बोला गया ये बिक चुका है। सुप्रीम कोर्ट को बोला गया ये बिक चुका है। तो इसका मतलब यह है कि देश की सारी संस्थाएं बिक चुकी है। बस इस देश में कुछ परिवार और कुछ लोग जो है बस वही ईमानदार है, और उन्होंने ही बैटन उठा रखा है कि भाई ईमानदारी का ध्वज तो हम ही लेके चलेंगे और उसका आग हम ही मसाला हम ही जलाएंगे। लोकतंत्र जो है या क्या ये क्या किसी के जेब में रखने की चीज है क्या, कि जो हम बोले वो लोकतंत्र है और बाकी बोले तो नहीं जी, ये तो राजतंत्र एस्टैब्लिश हो गया, ये तो डिक्टेटरशिप चल रहा है, बाकी सब कुछ खत्म हो रहा है। और दरअसल ये लोग बोलने वाले कौन है, उनको आप देखिए, ये वो बोलने वाले लोग हैं जिनके यहाँ जो अपना शासन आता है। इस देश में मात्र 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉलिटिकल मैसेकर होता है, किलिंग्स होती है, और वो तीनों राज्य में सरकारें किसकी है ये आप चेक कर लीजिए, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, केरला। आपको कहाँ बाकी जगह दिखता है? तो भाई इनको इंस्टीट्यूशन से प्रॉब्लम, वहां पर आप सोचिए ऐसी हालत बना दी जाती है कि कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करता है व्हाट्सएप से। ऐसी हालत है इस देश में राज्यों की, लेकिन वहां पर भी कोई प्रश्न है। और उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज से मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, आप जाइए हाई कोर्ट के पास जाइए। तब तो भाई किसी राइट विंग एक्टिविस्ट ने ये नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम खत्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट इस देश की डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि भाई इस समय हमें क्या बोलना है और एक इंस्टीट्यूशन क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी प्रशांत भूषण पे जब FIR लॉन्च होता है तो ये भागते हुए पहुंच जाते हैं, और इसी लॉकडाउन की स्थिति में यही सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि भाई एक तो आप खुद अपीयर हो चुके हैं बार बार सुप्रीम कोर्ट में ही, और ना सिर्फ आप लॉयर के तौर पे अपीयर हुए हैं बल्कि खुद को जान बचाने के लिए भी आए हुए हैं जब आप विक्टिम थे उस केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने फिगर क्या दिया है कि 879 सिटिंग्स और कितने मैटर सुने गए, 12,748 मैटर। इतने मैटर सिर्फ 23 मार्च से लेके अगस्त 4 तक सुने गए हैं। और दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ एविडेंस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ है। वहां पर आर्ग्यूमेंट लॉ के बेसिस पे होते हैं, तो वहां पर वर्चुअल आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, वर्चुअल हियरिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई इशू ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लगातार प्रोसीडिंग चल रही थी भाई। इस बार सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जो समर वेकेशन है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कर्टेल कर दिया, बहुत कम दिनों के लिए समर वेकेशन भी लिया है, तब भी आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। यही हर्ष मंडल बाहर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, अंदर जाके भाग के डिफेंस लेते हैं। तो दरअसल ये अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, और मुझे लग रहा है लार्जर कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने पनिशमेंट ना देके गलत किया है, सुप्रीम कोर्ट को पनिशमेंट भी उसी दिन दे देना चाहिए था। क्योंकि बार बार ये डेफर करना और आप अपोलॉजी मांग लीजिए, भाई अपोलॉजी रिक्वेस्ट करके मंगवाया जाता है क्या? या फोर्स करके? एकदम सही बोला राजीव धवन ने कि भाई अपोलॉजी कभी भी कोर्स करके नहीं मंगवाया जा सकता है, आप प्रेशराइज करके नहीं अपोलॉजी मंगवा सकते हो। और ऐसे इसमें एक बस बात मैं ऐड करके अपनी बात खत्म करता हूँ, बहुत एक रोचक बात है। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के लॉयर कौन है,
राजीव धवन जो कि मुझे लगता है कि उनसे बड़ा कंटेम्नर कोई होगा ही नहीं। अरे मतलब राजस्थान हाईकोर्ट में सिगार पीते हुए वर्चुअल हियरिंग में पाए जाते हैं। आप उम्मीद कीजिए एक सीनियर एडवोकेट सिगार पीते हुए, हुक्का पीते हुए हियरिंग अटेंड कर रहा है। आप ये देखिए राम जन्मभूमि केस में जब उनके पक्ष में जब हियरिंग नहीं हो पा रही थी तो पेपर फाड़ के फेंके जा रहे थे। पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में इस तरह के बहुत दृश्य देखे गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार हो रहा था कि कोई लॉयर और सीनियर एडवोकेट पेपर फाड़ के उछाल के फेंक रहा है। और उतना ही नहीं, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जब राम जन्मभूमि का जब मैटर में जब ऑर्डर पास, जजमेंट पास किया था, तो राजीव धवन ने कहा था कि जस्टिस हैजंट बीन डन। तो निश्चित रूप से इन सारे भूमिकाओं को देखना चाहिए और ये लोग कौन है इनको जनता को भी समझना चाहिए कि भाई इनका जीवन जो है वो ट्वीट तक ही रह जाने वाला है। अब इससे ज्यादा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। और बहुत सही सॉलिसिटर जनरल ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोई इंस्टीट्यूशन सिर्फ इस देश में निर्माण की जा सकती है जो सिर्फ पीआईएल ही फाइल करती रहे। भैया पीआईएल का मतलब पीआईएल को भी हाईजैक कर लिया हुआ है। एक इंस्टीट्यूशन पीआईएल जाके खाली फाइल करेगी और डेली 5-5 पीआईएल सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के लगते हैं। तो निश्चित रूप से विचारणीय बात है ही। मैं आपसे अपना सवाल पूछ लेता हूँ कि देखिए जब पीयूष जी ने इतनी सारी बातें कही कि अगर कुछ खास लोगों के पक्ष में अपना निर्णय, उनके पक्ष में निर्णय आए तो वो ठीक है, सब कूल अच्छा है, लेकिन जैसे उनके विरुद्ध निर्णय आ जाए तो सारी चीजें खराब है। और हम 2014 से ऐसी चीजें देख रहे हैं। तो आप क्या कारण समझते हैं? और वही सवाल है, और उस सवाल का मैं पहले जवाब चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जो कि सम्मानित है, प्रभाव रखता है, वो ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही पूरा का पूरा सवाल खड़ा कर देता है कि लोकतंत्र की संस्था जो कि सबसे सर्वोच्च संस्था अधिकारों की रक्षक है, उसकी गरिमा को, उसके अंदर लोगों का विश्वास कम करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है? देखिए सबसे पहले तो मैं पीयूष भैया के उसी बातों से स्टार्ट करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे करके ये अच्छा नहीं किया है। मतलब देखिए हम इस बात का भी सम्मान कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को उसे डिसएग्री कर रहे हैं, उसे असहज महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम उसको क्रिटिसिज्म के दायरे में रख करके हम कह रहे हैं कि हाँ मतलब इन बातों को भी हम लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ही हम पीयूष भैया को ये बोल दें कि नहीं 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 मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में कैसे बोल सकते हैं क्योंकि उसने फैसला अभी तक नहीं दिया है। तो देखिए हमें भारतीय न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर व्यवस्था नहीं है, इंडियन डेमोक्रेसी इतनी कमजोर नहीं है कि किसी एक व्यक्ति या किसी भी प्रभावशील अप्रभावशील व्यक्ति के कारण से उसको सिस्टम को पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये सब कोई परिकल्पना कर रहे हैं तो भारतीय न्याय व्यवस्था को कम आंक रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी को कम आंक रहे हैं, मेरा ये मानना है। उसके बाद मैं जो बातें आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे आप प्रभावशील जोड़े कि एक प्रभावशील व्यक्ति बोल रहा है और उनके अगेंस्ट में जब फैसला बोल आता है तो वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि देखिए मतलब आपको इतिहास में जाना पड़ेगा किसी भी व्यक्ति के कि जब मुलायम सिंह यादव की पर्सनल सेक्रेटरी थी, चीफ सेक्रेटरी थी, उसके अगेंस्ट में जब प्रशांत भूषण जी जब फैसला ले रहे थे तो उस समय बीजेपी ने इसको स्वागत किया था कि मतलब ये कोर्ट ने उनके ऊपर जो किया गया है वो गलत किया गया है। एनजीएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के अगेंस्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो अरुण जेटली ने एक बड़ा लंबा सा आर्टिकल लिखा था कि कहीं हद तक मतलब सुप्रीम कोर्ट फेयर नहीं किया इस तरीके से। जब 2G घोटाला हुआ था या कोल घोटाला पे पूरी चर्चा हुई थी तो उस समय भी प्रशांत भूषण ही प्रेजेंट हो रहे थे। तो कहने का ये मतलब बात है कि हम किसी भी व्यक्ति के नाखुश होने पे हम नहीं जाएंगे। हमारा कोर्ट का अपना मेरिटोरियस सिस्टम है और उसके साथ साथ उस हिसाब से हम देखने का प्रयास करेंगे कि कोर्ट क्या सच में प्रशांत भूषण ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया है। साथ साथ आपको एक और बात देखिए, उनके साथ कोर्ट के कई और लोग भी जुड़े हुए हैं, जैसे 4 से 5 जो फॉर्मर जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ पिटीशन में मतलब उनके साथ है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में का जो डिसीजन हमको सजा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के जो अभी अध्यक्ष है दुष्यंत दवे, वो भी उनके साथ में है। तो पूरा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी उनका कहीं ना कहीं एक समर्थन मिल रहा है। तो हम इसलिए इस चीजों को बहुत हल्के तरीके से नहीं ले सकते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कुछ बोला गया है तो वो मतलब कोई अनफेयर क्रिटिसिज्म है या कोर्ट को डिमीन करने की बात हो रही है। यहाँ पे हमको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीके से कोर्ट को डील करना पड़ेगा। एक और बात मुझे लगता है कि जो बहुत सावधानी से डील करनी चाहिए, देखिए हम इंडियन
जुडिशरी सिस्टम हमको बहुत प्यार है और लोगों की बहुत प्यार है। आपने भी कहा कि बहुत आस्था है लोगों का, तो हमें दोनों के एक्शन को जज, कोर्ट का मतलब होता है बार एंड बेंच दोनों होता है। तो जो बेंच में जो लोग हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर जस्टिस भी अगर कोर्ट को कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा करने की अगर कोई कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उनके एक्शन को भी जज करना पड़ेगा विद द प्रोसीडिंग ऑफ द लॉ, विद द प्रोसीडिंग गिवन बाय द लॉ, उसी के अनुसार से हमें देखना पड़ेगा और वो सारी चीजें बाहर निकल करके आनी चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब ऐसा व्यक्ति कुछ कहेगा तो लोगों का विश्वास उस इंस्टीट्यूशन में डगमगाएगा या नहीं डगमगाएगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि लोग ही इंस्टीट्यूशन को बनाते हैं, और जब आप उन लोगों की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं तो लोग, जो साधारण जनता है, निश्चित तौर पर वो अपना विश्वास तो खोएगी और शक की नजर से तो देखेगी। देखिए, दो बात कह रहे हैं, क्या है वो बार बार ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि हमको इंडियन जुडिशरी पे पूरा विश्वास है और हम उसको बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। ये बात उन्होंने बार बार रिपीटेडली, आप आर्गुमेंट को सुनेंगे और कोर्ट के बाहर भी कहें। तो जो अविश्वास, इस नजरिए को भी देखिए कि एक व्यक्ति बार बार, आप वो सीना तान करके अब राम जी जैसे, हनुमान जी जैसे दिखाना पड़ेगा उसको, तो वो भी मांगा जा सकता है उनसे। वो कह रहे हैं बार बार कि हाँ, मतलब हमको न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने जब माफी मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। हम पूरी जो लोग इस विषय में बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आलोचना और कंटेम्प्ट में अंतर होता है। आप क्रिटिसिज्म करिए, आप आलोचना करिए, लेकिन ये जो शब्द है कि बिक गए हैं और वो लोकतंत्र को कमजोर करने में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक शब्द हैं। इन शब्दों के ऊपर बहस होनी चाहिए, ना कि ये कि आपने आलोचना कर दी, लोग नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते, उनकी चर्चा ही नहीं हो रही है। जो ये शब्द है, क्योंकि एक शब्द बहुत गहरा प्रभाव डालता है। आप कहते हैं कि एक व्यक्ति ने कह दिया, क्या हो गया? अरे एक छोटे से ट्वीट ने, अभी बेंगलुरु हिंसा में आप चले जाइए, एक पोस्ट ने ही तो पूरा शहर जलाया था ना, कि नहीं जलाया था? आप कैसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई कुछ कह रहा है तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता? दिग्विजय जी, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगी। जस्टिस कर्नन का जो केस था 2017 में, उस केस में देखिएगा कि अभी प्रशांत भूषण जी का सबसे ज्यादा जो आलोचना हुई है वो कास्ट के एंगल से, वो ये हुई है कि जस्टिस कर्नन के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उन्होंने समर्थन किया था। और जिस 4 जजेस का नाम आप ले रहे हैं कि पिछले 4-5 जजेस जो करप्ट है, उसी जस्टिस खेहर ने उसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सुना था। तो आप कई जगह पे जहाँ पे फेयर क्रिटिसिज्म नहीं किया गया है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया गया है, तो कर्नन के केस में उसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को समर्थन किए थे प्रशांत भूषण जी, आपको याद होगा तो। और इस बात पे उनकी अभी आलोचना हो रही है कि एक जगह पे वो समर्थन मतलब किए थे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। तो वो उस व्यक्ति के जिस 4-5 जजेस के नाम ले रहे हैं, तो पार्टिकुलरली फैक्ट पे जाएंगे तो उसमें उस व्यक्ति को वो गुणगान भी कर रहे हैं उस एक जगह पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उनके पूरे एक्शन पे अगर आप जाएंगे ना, तो वो जितना कांग्रेस के खिलाफ थे, जितना आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे, मतलब वो करप्शन के मामले में जो खिलाफ थे, उतना बीजेपी के खिलाफ है, तो उनके एक्शन में कई बार दिखता है। और आपको कहीं ना कहीं अगर प्रेजेंट से किसी चीज को जज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके इतिहास पे जाना पड़ेगा। आप बिना इतिहास पे जाए हुए आप जज नहीं कर सकते। और ये बात को जस्टिस मिश्रा ने भी कहा, जैसे अरुण मिश्रा कहा कि प्रशांत भूषण सम्मानित व्यक्ति है और उनके इस इंस्टीट्यूट को हम लेंगे। लेकिन हमें एक चीज और मतलब उसमें जो ऐड करनी है, वो ये हमें जो मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि जो प्रोसीजर अपनाया गया है उसमें अगर मतलब हम कह रहे हैं कि बेंच के एक्शन, जिस बेंच ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से डील किया है, वो मतलब जुडिशरी के फेवर में नहीं है। बेंच को भी सही तरीके से डील करनी चाहिए। जैसे पीयूष भैया भी नोट कर रहे थे कि तुरंत फैसला हमको दे दिया जाए या मतलब तुरंत सुना दिया जाए, तो कंटेम्प्ट ऑफ मामले के कोर्ट में इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत, और प्रशांत भूषण के इस पूरे मामले को मीडियाटाइज होने का पूरा मामला, तो बेंच को भी अपने एक्शन पे थोड़ा सा समझदारी से काम करनी पड़ेगी। क्योंकि सवाल हमको इंडियन जुडिशरी से प्यार है, तो हमको बेंच और बार दोनों से सवाल पूछना पड़ेगा, ना कि सिर्फ बार सवाल पूछना पड़ेगा। पीयूष जी, मैं अपनी तरफ से एक सवाल और पूछता हूँ, उसके बाद जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछेंगे। जैसे कि